टाइटल प्रोफेसर ऑब्सेशन। एपिसोड 15। मेरा इलाका, मेरा कहर और तुम्हारी रूह, माई टेरिटरी, माई राथ एंड योर सोल। जब कोई इंसान तुम्हारी रूह का मालिक बन जाए तो तुम्हारे कमरे की हवा, तुम्हारे तकिए की खुशबू और तुम्हारी सांसें सब उसी का इलाका होते हैं। और प्रोफेसर अयान शेरावत अपने इलाके में दखल देने वालों को जिंदा नहीं छोड़ते। सुबह के 8 बज रहे थे। मास्टर बेडरूम में पर्दों की आड़ से छनकर आती हल्की सी धूप बिस्तर पर पड़ रही थी। इरा का सिर अयान की चौड़ी छाती पर टिका था। अयान की मजबूत बाहें इरा की कमर के इर्द गिर्द इस कदर जकड़ी हुई थीं जैसे वो उसे अपने और दुनिया के बीच एक ढाल बनाकर रखना चाहते हो। इरा ने हल्के से करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन अयान की पकड़ ढीली होने के बजाय और कस गई। कहाँ जा रही हो? अयान की आवाज, वो आवाज जो अभी अभी नींद से जागी थी, बेहद भारी, गहरी और उसमें एक नशीला खुरदरापन था। उनकी ये नींद भरी, भारी आवाज सीधे इरा के रोंगटों को छूकर उसके दिल में उतर गई। इरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अयान की छाती पर अपना गाल रगड़ते हुए कहा, सुबह हो गई है मिस्टर शेरावत, मुझे उठकर नाश्ता तैयार करना है। वैसे भी आपकी यूनिवर्सिटी में आज डीन के साथ मीटिंग है। अयान ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उन्होंने अपना चेहरा इरा के खुले बालों में छिपा लिया और उनकी गर्म सांसें इरा की गर्दन पर टकराने लगीं। डीन का इंतजार कर सकता है। अयान की वो भारी, नींद भरी आवाज फिर से गूंजी, इस बार थोड़ी और गहरी और धीमी। लेकिन मेरी इरा का एक पल भी मुझसे दूर रहना मुझे मंजूर नहीं। इरा ने हल्के से उनकी छाती पर उंगली फेरते हुए नोक झोंक की। प्रोफेसर साहिब, आपकी ये हरकत देखकर तो लगता है आप साइकोलॉजी नहीं, कोई जादू पढ़ाते हैं। ऑफिस में बर्फ जैसे ठंडे और यहाँ आकर क्या? अयान ने अचानक अपनी गहरी, स्याह आंखें खोलीं। उनकी नज़रों में नींद का नशा और एक गहरा भूखापन था। बदमाश हो गया हूँ या तुम्हारे पीछे पागल? इरा के गाल हल्के से गुलाबी हो गए। उसने होंठ चबाते हुए कहा, दोनों। अयान के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उन्होंने इरा की कमर पर रखे अपने हाथ की पकड़ को थोड़ा और कस दिया। तो फिर ये पागलपन तुम्हारी सजा है मिसेस शेरावत, और इस सजा से तुम्हें उम्र भर नहीं मिलने वाली। इरा हंस पड़ी। आप बहुत जिद्दी हैं। चलिए ना, उठिए, मैं आपके लिए स्पेशल पैनकेक बनाऊंगी। अयान ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और इरा के माथे को चूमा। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? जब तक तुम किचन में हो मैं तुम्हें दूर से देखूंगा, क्योंकि जब तुम मेरी शर्ट पहनकर किचन में चलती हो ना, तो मेरा सारा कंट्रोल टूट जाता है। इरा ने शर्माते हुए उन्हें हल्का सा धक्का दिया। चलिए, उठिए। रुद्राक्ष यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अयान का ऑफिस। दोपहर के 12 बज रहे थे। अयान अपनी मेज पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वो हमेशा वाला बर्फ जैसा रूखापन था, लेकिन उनकी आंखों में एक खतरनाक सा तूफान था। सामने खड़ी तारा मल्होत्रा का चेहरा पसीने से तरबतर था। प्रोफेसर, मैंने तो बस, तारा ने हकलाते हुए कहा। अयान ने अपनी मेज पर एक मोटी फाइल फेंकी। धड़ाम। तुम्हारे पिता राजीव मल्होत्रा की फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द हो चुका है। अयान की आवाज इतनी धीमी थी, लेकिन उसमें मौत जैसी ठंडक थी। उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, और तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाला जा चुका है। तुम्हारा नाम इस शहर की किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिल नहीं होगा। तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो बस उस कमरे में, तुमने मेरी इबादतगाह को छुआ है। अयान ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। उनका कद तारा से काफी लंबा था और उनका साया तारा पर पड़ रहा था। तुमने मेरी इरा की चीजों को, मेरे इलाके को नापाक किया है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी मिस मल्होत्रा। मेरी चेतावनी को नजरअंदाज करने की कीमत तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। गेट आउट। तारा रोते हुए ऑफिस से बाहर भागी। अयान ने राहत की सांस नहीं ली। उनकी नजरें अभी भी उस दरवाजे पर थीं जहां से तारा गई थी। उनका दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, इरा। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और पेंट हाउस का कैमरा फीड ओपन किया। पेंट हाउस। इरा किचन में खड़ी थी। उसने अयान की वाइट शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। वो हल्की हल्की गुनगुनाते हुए पैनकेक बना रही थी। अयान की स्क्रीन पर यह नज़ारा देखकर उनके चेहरे की वो सख्ती अचानक पिघल गई। उन्होंने तुरंत इरा का नंबर डायल किया। इरा के हाथ में स्पैटुला था। उसने फ़ोन को कान से लगाया। हेलो प्रोफेसर साहिब, क्या हुआ?
डीन साहब से मीटिंग खत्म हो गई? इरा, अयान की भारी गहरी आवाज फोन में गूंजी। तुमने मेरी शर्ट क्यों पहनी है? इरा ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में हैं। और वैसे भी आपको पता है मुझे इसमें आपकी खुशबू पसंद है। अयान ने अपनी आंखें बंद कीं। उनकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं। इरा, वो शर्ट उतार दो। क्यों? इरा ने मासूमियत से पूछा। हालांकि वो अयान की भारी आवाज का असर महसूस कर सकती थी, क्योंकि अगर तुमने वो शर्ट नहीं उतारी, अयान की आवाज में एक खतरनाक नशीला हुक्म था, तो मैं अभी अपनी कार की चाबी उठाऊंगा, यूनिवर्सिटी छोड़कर पेंट हाउस आऊंगा और तुम्हें उसी शर्ट समेत अपने कंधे पर रखकर बेडरूम में ले जाऊंगा। इरा के गाल तुरंत लाल हो गए। आप बहुत बदमाश हैं। मैं अभी उतारती हूँ। नहीं, अयान ने तुरंत कहा। उनकी आवाज में अब एक गहरा मालिकाना सुकून था। जो मेरे कंट्रोल को तोड़ दे, उसे छिपाने की जरूरत नहीं है। वो शर्ट तुम पर बहुत जंच रही है। बस जब मैं वापस आऊं तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। इरा की सांसें अटक गईं। आप आप कब आ रहे हैं? 1 घंटे में, अयान ने फुसफुसाते हुए कहा। तैयार रहना मेरी जान। शाम का वक्त। पेंट हाउस। अयान ठीक 1 घंटे बाद पेंट हाउस में दाखिल हुए। उन्होंने अपना सूट का कोट उतारकर सोफे पर फेंका और अपनी टाई ढीली की। इरा लिविंग रूम में खिड़की के पास खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी। अयान धीरे धीरे उसके पीछे गए और उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। उनका सीना इरा की पीठ से चिपका था और उन्होंने अपने हाथ इरा की कमर पर कसकर लपेट लिए। आज डीन साहब ने आपका इंतजार किया? इरा ने पीछे मुड़कर हल्के से पूछा। डीन को भूल जाओ। अयान की भारी आवाज इरा के कानों में गूंजी। उन्होंने इरा की गर्दन को चूमा। आज मेरा दिन, मेरी रात, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे नाम है। तभी अयान के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ लिखा देखकर अयान के जबड़े टाइट हो गए। उन्होंने फोन रिसीव किया और स्पीकर पर डाल दिया। अयान! मेहर बेगम की तेज आवाज आई। मैंने सुना है तुमने उस फिरदौस लड़की के साथ सगाई कर ली है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। खानदान में बदनामी होगी। अयान ने इरा की कमर को और कसकर जकड़ा और मेहर की आवाज को सुनते हुए कहा, माँ, शादी की तारीख अगले महीने की 15 तारीख तय है। मैं चाहता हूं कि आप और पूरा खानदान वहां मौजूद रहे। अयान, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। मेहर चिल्लाई। मैं आपकी बात नहीं, अपना फैसला सुना रहा हूं, माँ। अयान की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक और एक अटल हुक्म था। इरा फिरदौस अगले महीने मिसेस अयान शेरावत बनेंगी। अगर आप इस शादी में आईं तो मेरी खुशी दोगुनी होगी, लेकिन अगर नहीं आईं तो भी ये शादी होगी। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि मैं उस दिन आपके पैर नहीं छूऊंगा। गुड नाइट। अयान ने फोन काट दिया और उसे साइड टेबल पर रख दिया। इरा ने अयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। अयान, आपने अपनी माँ को। अयान ने इरा को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। इरा, मेरी माँ मेरी इज्जत है, लेकिन तुम मेरी रूह हो। जब बात मेरी रूह की होती है तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। अयान ने झुककर अपने होंठ इरा के होंठों पर रख दिए। ये किस किसी तूफान से कम नहीं था। अयान की हर सांस में एक कहर था। उनका हर स्पर्श एक मुहर था। उन्होंने इरा को उठाया और अपनी बाहों में भरकर बेडरूम की तरफ ले गए। जैसे ही उन्होंने इरा को बेड पर लिटाया, वो उसके ऊपर झुक गए। उनका एक हाथ इरा के बालों में उलझा था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर। तुम्हें पता है, इरा, अयान ने अपनी उसी भारी, नींद भरी और नशीली आवाज में फुसफुसाया। उनकी गर्म सांसें इरा के होठों को छू रही थीं। तारा ने मेरे कमरे को छुआ था और मैं अपने कमरे की नापाकी को मिटाए बिना रह नहीं सकता। इरा ने अपनी बाहें अयान की गर्दन में डाल दी। तुम मिटा दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। अयान की आंखों में एक खतरनाक, भूखी चमक कौंधी। उन्होंने इरा के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। उनका किस इतना गहरा, इतना हावी और इतना पागलपन भरा था कि इरा को लगने लगा कि उसकी रूह अयान के अंदर ही समा गई है। बोलो, अयान ने हाँफते हुए अपनी उसी भारी आवाज में इरा के होठों से होंठ हटाते हुए कहा। बोलो कि ये कमरा, ये हवा, ये जगह और तुम सब किसका है? तुम्हारा। इरा ने बेखुदी में अयान के कंधे को हल्का सा काटते हुए कहा। सब तुम्हारा है अयान, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। अयान ने राहत और सुकून की एक गहरी सांस ली।
उन्होंने इरा को अपनी छाती से लगा लिया। बाहर आसमान में काले बादल घिराए थे, लेकिन उस कमरे में अयान ने अपनी इरा को अपनी बाहों में लेकर उस तूफान को शांत कर दिया था जो उनके अंदर उमड़ रहा था। टाइटल: प्रोफेसर ऑब्सेशन। एपिसोड 16, शक के बीज। मेरा इलाका और तुम्हारी सज़ा, सीड्स ऑफ डाउट, माई टेरिटरी एंड योर पनिशमेंट। इश्क में इंसान अपने प्रेमी को दुनिया से बचा सकता है, लेकिन ऑब्सेशन में इंसान अपनी प्रेयसी के दिमाग को भी दुनिया की हर जहरीली हवा से बचाता है। और प्रोफेसर अयान शेरावाट के इलाके में किसी बाहरी इंसान के साए को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाता। सुबह के 8 बज रहे थे। पेंटहाउस के मास्टर बेडरूम में हल्की धूप फैली थी। इरा अयान की वाइट शर्ट के बटन ठीक कर रही थी और अयान अपनी मर्जी से उसे घूर रहे थे। आज क्लास में बहुत सख्त मत रहिएगा प्रोफेसर साहब। इरा ने उनकी टाई को हल्का सा ठीक करते हुए नोक झोंक की। वैसे भी स्टूडेंट्स आपसे डरते हैं, कहीं कोई बेचारा दिल तो नहीं हार बैठता आपकी इस बर्फ जैसी शख्सियत पर। अयान के होठों पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अचानक इरा की कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। तुम्हें मेरी बर्फ जैसी शख्सियत से डर नहीं लगता मिसेस शेरावत? अयान की आवाज, वो आवाज जो अभी अभी नींद से जागी थी, बेहद भारी, गहरी, और उसमें एक नशीला खुरदरापन था। उनकी ये नींद भरी, भारी आवाज सीधे इरा के रोंगटों को छूकर उसके दिल में उतर गई। इरा के गाल हल्के से गुलाबी हो गए। डर तो लगता है, लेकिन प्यार ज्यादा लगता है। अयान ने इरा की कमर को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ा। तो फिर ये डर और प्यार दोनों मेरी संपत्ति हैं। चलो अब मुझे जाने दो, वरना मैं आज यूनिवर्सिटी जाने का इरादा ही छोड़ दूंगा। इरा ने हंसते हुए उन्हें हल्का सा धक्का दिया। जाइए भी। और हाँ, दोपहर का खाना टाइम पर खाइएगा, तुम्हारे हाथ का बना खाना मेरे लिए किसी हुक्म से कम नहीं है। अयान ने इरा के माथे को चूमा और वहां से निकल गए। रुद्राक्ष यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अयान का ऑफिस। दोपहर के 1 बज रहे थे। अयान अपनी मेज पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वो हमेशा वाला बर्फ जैसा रूखापन था। सामने खड़े पीएचडी स्कॉलर्स की बोलती बंद थी। ये रिसर्च पेपर बकवास है, अयान ने पेपर मेज पर फेंकते हुए कहा। उनकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। इसमें जो डेटा है वो पिछले साल के रिसर्च से कॉपी पेस्ट लगता है, इसे दोबारा लिखो। स्कॉलर्स ने कांपते हुए फाइल उठाई और बाहर निकल गए। अयान ने राहत की सांस ली और अपना फोन निकाला। उन्होंने पेंटहाउस के लिविंग रूम का सिक्योरिटी कैमरा फीड ओपन किया। स्क्रीन पर इरा नजर आई। वो सोफे पर बैठी अपनी कोई डायरी लिख रही थी। अयान के चेहरे की वो सख्ती अचानक पिघल गई, लेकिन तभी कैमरे में एक हलचल हुई। डोरबेल बजी। इरा उठी और दरवाज़ा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी, रिया, इरा की पुरानी कॉलेज फ्रेंड। इरा ने उसे अंदर बुला लिया। अयान की आंखों का पारा इतना नीचे गिरा कि हवा भी ठंडी पड़ जाए। उनके जबड़े इतनी जोर से टाइट हुए कि नसें उभर आईं। उन्होंने तुरंत अपनी जैकेट उठाई। सर, आपकी 2 बजे डीन के साथ मीटिंग है, उनके असिस्टेंट ने हिम्मत करके कहा। डीन को कहो कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। अयान की आवाज में मौत जैसी ठंडक थी। और अगर किसी ने मेरा पीछा किया तो उसकी नौकरी इसी वक्त खत्म। पेंटहाउस। रिया सोफे पर बैठी इरा को घूर रही थी। इरा ने एक खूबसूरत लेकिन सादा सूट पहना था। उसकी कलाई पर अयान की दी हुई हीरे की ब्रेसलेट चमक रही थी। इरा, तू सच में बहुत बदल गई है, रिया ने कहा। उसकी आवाज में हमदर्दी और ताना दोनों थे। तेरी वो आज़ादी, वो हंसी, सब खत्म हो गई। मैंने सुना है ये अयान शेरावत तुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता। इरा ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की। रिया, तुम नहीं समझती। अयान मुझे प्रोटेक्ट करता है। बाहर की दुनिया बहुत मतलबी है। प्रोटेक्ट या पजेस? रिया ने आगे झुकते हुए कहा। इरा, उसने तेरे पिता को तुझसे दूर कर दिया, तेरे भाई को पैसे देकर खरीद लिया। तू एक गोल्डन केज में बंद हो चुकी है। वो एक साइको है। इरा, तू उसकी आंखों में देख, वो तुझे इंसान नहीं, अपनी प्रॉपर्टी समझता है। इरा के चेहरे पर एक हल्की सी परछाई गुजर गई। रिया की बातों में एक कड़वा सच था जो इरा कई बार खुद से छिपाती थी। रिया, अयान का प्यार थोड़ा अलग है, लेकिन वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। क्या पता? रिया ने इरा का हाथ पकड़ा। तू उससे बात कर, उससे कहे कि तुझे अपनी नौकरी करनी है, अपने दोस्तों से मिलना है। अगर वो मान गया तो समझ लेना वो सच्चा प्यार करता है। वरना तभी पेंटहाउस के मेन डोर का बायोमेट्रिक लॉक खुलने की आवाज आई। बीप।
क्लिक। दरवाज़ा खुला और अयान अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो किसी तूफान से ज़्यादा खौफनाक थी। उन्होंने अपनी जैकेट सोफे पर फेंकी और अपनी टाई ढीली की। उनकी गहरी स्याह आंखें सीधे रिया पर टिकी थीं। रिया का गला सूख गया। वो अयान की खौफनाक शख्सियत के बारे में यूनिवर्सिटी में सुन चुकी थी। प्रोफेसर, मैं... रिया हकलाने लगी। अयान ने उसे बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज़ बेहद धीमी, लेकिन रूह को कंपा देने वाली थी। मेरे घर का दरवाज़ा मेरी इजाज़त के बिना नहीं खुलता, और तुम मेरी इरा के दिमाग में जहर घोलने आई हो। रिया ने हिम्मत जुटाई। मैं इरा की दोस्त हूँ। मैं बस उसे समझा रही थी कि आप उस पर कितना हावी हैं। आपने उसे कैद कर रखा है। अयान धीरे धीरे चलते हुए रिया के बिल्कुल करीब गए। उनका कद रिया से काफी लंबा था और उनका साया रिया पर पड़ रहा था। कैद? अयान के होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। मिस रिया, तुम्हें लगता है कि मैंने इरा को कैद किया है? नहीं, मैंने इरा को उस दुनिया से बचाया है जो उसे कभी समझ ही नहीं सकती थी। इरा की आज़ादी, उसकी सांसें, उसका हर एक लफ्ज़ मेरा इलाका है, और मैं अपने इलाके में किसी बाहरी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। अयान ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। तुम्हारा नाम रिया कपूर है। तुम एक प्राइवेट फर्म में जूनियर एग्जीक्यूटिव हो। तुम्हारे पिता का बिजनेस पूरी तरह से शेर अवार्ड ग्रुप के वेंडर्स पर निर्भर करता है। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब ये है, अयान ने अपनी भारी खुरदरी आवाज़ में फुसफुसाया, कि अगर तुमने आज के बाद इरा का नाम भी लिया या उससे मिलने की कोशिश भी की, तो कल सुबह तक तुम्हारे पिता का बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो चुका होगा, और तुम इस शहर से बाहर निकलने के लिए भी तरसोगी। समझी? रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो डर के मारे कांप रही थी। उसने इरा की तरफ देखा, लेकिन इरा सन्न रह गई थी। निकल जाओ, अयान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। रिया रोते हुए वहां से भागी। दरवाज़ा बंद हुआ। क्लिक। कमरे में सन्नाटा छा गया। इरा सोफे पर बैठी थी। उसकी सांसें तेज थीं। अयान ने अपनी जैकेट उतारी और धीरे धीरे इरा की तरफ बढ़े। इरा ने डरते हुए उनकी तरफ देखा। अयान, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आई थी। अयान इरा के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। उन्होंने झुककर इरा की ठोड़ी को अपने अंगूठे से पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उनकी आंखों में एक गहरा, पागलपन भरा जुनून था। तुम्हें पता है, इरा, अयान की आवाज़ में वो खास भारीपन था जो सुबह की नींद और गहरे जुनून से भरा होता था। मुझे तुम्हारे डर से ज़्यादा तकलीफ उस बात से हुई कि तुमने उसकी बातों पर यकीन किया। तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें कैद किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। इरा की आवाज़ कांप गई। तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। अयान ने इरा को सोफे से उठाया और दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। उनका एक हाथ इरा के सिर के पास दीवार पर था और दूसरा हाथ उसकी कमर को कसकर अपनी तरफ खींच रहा था। उनके बीच हवा का एक गुजरने का रास्ता भी नहीं था। सुनो, अयान ने अपना माथा इरा के माथे से टकराया। उनकी भारी सांसें इरा के होठों को छू रही थीं। मैं तुम्हें कैद नहीं करता, मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूँ। तुम्हारे दिमाग को उन जहरीली हवाओं से बचाता हूँ जो तुम्हें मुझसे दूर ले जा सकती हैं। तुम मेरी हो, इरा। तुम्हारा हर एक शक, तुम्हारा हर एक डर मेरा है। इरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे माफ कर दीजिए, अयान। मैं... सज़ा। अयान ने इरा के आंसू अपने अंगूठे से पोंछते हुए फुसफुसाया। उनकी आवाज़ में एक नशीला हुक्म था। तुम्हें सज़ा मिलेगी, मिसेस शेरावत, क्योंकि तुमने एक पल के लिए भी मेरे होने के बावजूद किसी और की आवाज़ सुनी। इरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जो सज़ा आप देंगे, मुझे मंजूर है। अयान की आंखों में एक खतरनाक, भूखी चमक कौंधी। उन्होंने इरा के होंठों को अपने होंठों में जकड़ लिया। ये किसी सज़ा से कम नहीं था। अयान की हर सांस में एक कहर था। उनका हर स्पर्श एक मुहर था। उन्होंने इरा को दीवार से चिपका रखा था। उनका एक हाथ इरा के बालों में उलझा था, उसे पीछे से खींच रहा था, और दूसरा हाथ उसकी ब्रेस्ट को फोर्सली प्रेस किया रहा था और अपनी होल बॉडी का फोर्स इरा की बॉडी में प्रेशर डाल रहे थे। बोलो, अयान ने हाँफते हुए अपनी उसी भारी और नशीली आवाज़ में इरा के होठों से होंठ हटाते हुए कहा। बोलो कि तुम्हारी ये आज़ादी, तुम्हारा ये वजूद, सब किसका है?
तुम्हारा, इरा ने बेखुदी में अयान के कंधे को हल्का सा काटते हुए कहा। सब तुम्हारा है अयान, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। अयान ने राहत और सुकून की एक गहरी सांस ली। उन्होंने इरा को अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम की तरफ ले गए। बाहर आसमान में काले बादल घिराए थे, लेकिन उस कमरे में अयान ने अपनी इरा को अपनी बाहों में लेकर उस तूफान को शांत कर दिया था जो उनके अंदर उमड़ रहा था। टाइटल: प्रोफेसर ऑब्सेशन। एपिसोड 17। मेहंदी का रंग, खून का सच और मेरी बेपनाह जिद। द कलर ऑफ मेहंदी, द ट्रूथ ऑफ ब्लड एंड माई बाउंडलेस स्टबर्ननेस। मोहब्बत में आशिक अपनी जान दे देता है, लेकिन ऑब्सेशन में आशिक दुनिया की हर चीज़ को जला देता है, बस उस एक शख्स को पाने के लिए जिसकी वो इबादत करता है। और अयान शेरावत ने अपनी इबादत के लिए, अपनी इरा को पाने के लिए, अपनी ही दुनिया को आग लगा दी थी। शादी का दिन। शेरावत पेंटहाउस का प्राइवेट लॉन सफ़ेद और लाल गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। मास्टर बेडरूम में इरा मेकअप मिरर के सामने बैठी थी। उसके हाथों में गहरे लाल रंग की मेहंदी रची हुई थी और उसने दुल्हन का भारी लाल रंग का ब्राइडल शरारा पहना हुआ था। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। अयान अंदर दाखिल हुए। उन्होंने ब्लैक और गोल्डन वर्क की शेरवानी पहनी हुई थी, जो उनकी चौड़ी छाती और शाही रुआब को और भी उभार रही थी। लेकिन उनकी नज़रें इरा के चेहरे पर नहीं, बल्कि मेकअप आर्टिस्ट के हाथों पर थीं, जो इरा के गालों पर ब्लश लगा रहा था। अयान के जबड़े टाइट हो गए। वो धीरे धीरे चलते हुए आए और मेकअप आर्टिस्ट के हाथ को हवा में ही रोक दिया। बस। अयान की भारी, गहरी और हल्की सी नींद भरी आवाज़ कमरे में गूंजी। मेरी होने वाली बीवी का मेकअप मैं खुद पूरा कर लूंगा, आप जा सकती हैं। मेकअप आर्टिस्ट ने घबराकर इरा की तरफ देखा। इरा ने हल्के से सिर हिलाया और वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। इरा ने आईने में अयान को देखा और हंसते हुए नोक झोंक की। मिस्टर शेरावत, आप मेरे मेकअप पर भी रोक लगा देंगे क्या? मैं दुल्हन हूँ, आपकी कैदी नहीं। अयान ने इरा की कुर्सी को पीछे से पकड़ा और झुककर उसके कान के पास आए। उनकी गर्म सांसें इरा की गर्दन पर टकराईं। तुम्हारी कैदी हो या मेरी रानी, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे चेहरे को कोई और क्यों छू रहा था। मेरी इरा की स्किन को मैंने अपने नाम किया है। इरा के गाल हल्के से गुलाबी हो गए। उसने अयान की शेरवानी के कॉलर को पकड़कर हल्का सा खींचा। आप बहुत जिद्दी हैं। वैसे भी मेरे हाथों में इतनी मेहंदी है कि मैं खुद अपना लिपस्टिक भी नहीं लगा सकती। अब आप ही लगा दीजिए। अयान की आंखों में एक शैतानी और गहरी चमक कौंधी। उन्होंने इरा की ठोड़ी को अपने अंगूठे से हल्के से छुआ। उनकी आवाज़ अब और भी भारी, खुरदरी और नशीली हो गई थी। तुम्हें पता है ना, जब तुम मुझे इस तरह चैलेंज करती हो तो मेरे अंदर का प्रोफेसर मर जाता है और सिर्फ एक भूखा इंसान बाकी रह जाता है। इरा की सांसें अटक गईं। अयान, टाइम हो रहा है। काजी साहब और सब इंतजार कर रहे हैं। अयान ने हल्के से हंसते हुए इरा के माथे को चूमा। चलो, अपनी अमानत को अपनी दुनिया से मिलवा चलूं। निकाह का खूबसूरत से सजा मंडप पंडाल। चारों तरफ सफ़ेद और लाल फूलों की घटियां थीं। सामने काजी साहब निकाहनामा लेकर बैठे थे। इरा अयान के बगल में पर्दे के पास बैठी थी। अयान का हाथ इरा के हाथों पर था। उनकी उंगलियां इरा की उंगलियों में इस कदर फंसी हुई थीं जैसे वो उसे हमेशा के लिए जकड़ कर रखना चाहते हों। काजी साहब इरा से उसका कबूल है पूछने ही वाले थे कि तभी पंडाल के बाहर से एक तेज आवाज़ गूंजी। रुको, ये निकाह नहीं हो सकता! सबने पलट कर देखा। मेहर बेगम, अयान की माँ, गुस्से और नफरत से भरे चेहरे के साथ पंडाल की तरफ बढ़ रही थीं। उनके पीछे 2 वकील खड़े थे। अयान की आंखों का पारा इतना नीचे गिरा कि हवा भी ठंडी पड़ जाए। उन्होंने इरा का हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि उसकी पकड़ और कस दी। माँ, आप अपनी हदें भूल रही हैं। मेरी हदें तुमने तोड़ी हैं, अयान, मेहर ने चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने वकील के हाथ से एक मोटी सी लाल फाइल ली और सीधे पंडाल में इरा के कदमों पर फेंक दी। धड़ाम। इरा! मेहर ने इरा की तरफ उंगली दिखाई। तुझे लगता है ये शैतान तुझसे सच्चा प्यार करता है? तुझे लगता है ये तेरा मसीहा है? खोल इस फाइल को और देख अपने होने वाले शौहर का असली चेहरा। इरा ने कांपते हाथों से वो फाइल उठाई। अयान का चेहरा बिल्कुल शांत था, बर्फ जैसा ठंडा। उन्होंने इरा की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। इरा ने फाइल खोली। उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है?
इरा की आवाज़ कांप गई। आंसुओं ने उसकी आंखें धुंधली कर दी थीं। ये 5 साल पुरानी फाइल है, मेहर ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा। 5 साल पहले तेरे पिता की फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे, जिसकी वजह से वो कंगाल हो गए और तुम्हारी माँ की इलाज के दौरान मौत हो गई। तुझे लगता है वो हादसा था? नहीं इरा, वो एक साजिश थी। और उस साजिश को अंजाम देने वाला तेरा ये प्रोफेसर अयान शेरावत है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। इरा के हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और अयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, खौफ और टूटे हुए सपनों का समंदर था। क्या क्या ये सच है अयान? इरा की आवाज फट गई। मेरी माँ की मौत, मेरे पापा का बर्बाद होना, ये सब तुमने किया? अयान ने धीरे से अपनी जगह से करवट बदली। उन्होंने इरा के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उनकी आंखें वहीं थीं, गहरी, स्याह और उसी भारी, नींद भरी खामोशी से भरी हुई। हाँ इरा, अयान की भारी, खुरदरी आवाज़ पंडाल में गूंजी। उस आवाज़ में कोई शर्म नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक बेपनाह, खौफनाक सच था। मैंने तुम्हारे पिता की फैक्ट्री में आग लगाई थी। मैंने उनके अकाउंट्स फ्रीज करवाए थे, क्योंकि मुझे तुम्हें उस घर से निकालना था। मुझे तुम्हें तोड़ना था, ताकि तुम सिर्फ मेरी बाहों में आकर जुड़ सको। इरा सिसक पड़ी। उसने अयान के हाथों को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश की। आप पागल हैं, आप शैतान हैं, आपने मेरी माँ को मार डाला। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी रूह बेच दी। इरा! अयान की आवाज में अचानक एक खतरनाक सी गूंज आ गई, लेकिन उनका स्पर्श अभी भी इरा के गाल पर बेहद कोमल था। मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें खरीदना चाहता था। मैं तुम्हारे पिता का सब कुछ छीनना चाहता था, ताकि तुम्हारी दुनिया में सिर्फ मैं बचूं। मेहर ने ताने भरी हंसी हंसते हुए कहा। देखा इरा, मैंने कहा था ना ये पागल है। चल, उठ और चल मेरे साथ। ये शैतान तुझे कभी सुकून नहीं दे सकता। इरा उठने ही वाली थी कि अयान ने उसकी कलाई को हवा में ही बुरी तरह जकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि इरा दर्द से कराह उठी। अयान खड़े हो गए। उनका कद, उनका रुआब और उनकी आंखों का वो खूंखारपन, सब कुछ मेहर को चुप करा गया। माँ, अयान की आवाज़ मौत जैसी ठंडी थी। आपने मेरी इबादतगाह में दखल दिया है। आपने मेरी इरा के ज़ेहन में शक के बीज बोए हैं। लेकिन आप ये भूल गईं कि मैं वो इंसान हूँ जिसने अपनी ही रूह को जलाकर इस लड़की को अपना बनाया है। अयान ने इरा को अपनी छाती से कसकर लगा लिया। इरा रो रही थी। उसने अयान की छाती पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे नफरत करती हूँ। अयान ने इरा के मुक्कों को सहन किया। उन्होंने इरा के बिखरे हुए बालों को सहलाया और उसके कान के पास अपना माथा टिका दिया। उनकी भारी, नींद भरी आवाज़ सिर्फ इरा के कानों में गूंजी। नफरत कर लो, इरा, अयान ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी सांसें इरा की गर्दन पर टकरा रही थीं। मुझे शैतान मान लो, मुझे कोस लो, मुझे मार लो, लेकिन ये हाथ तुम्हारा है और ये हाथ कभी तुम्हें जाने नहीं देगा। मैंने तुम्हारी दुनिया जलाई है ताकि मैं तुम्हारा आसमान बन सकूं। अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो करो, लेकिन तुम्हारी हर नफरत भी अब मेरी ही है। इरा फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। अयान का ये सच उसे चीर रहा था, लेकिन अयान की वो भारी आवाज़, उनका वो स्पर्श, उनका वो ऑब्सेशन उसे जकड़े हुए था। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर अयान की बाहों की जंजीरों में बंधे थे। अयान ने पलटकर मेहर और वकीलों को देखा। उनकी आंखें लाल थीं। अगर किसी ने भी इस पंडाल से एक कदम बाहर निकलने की कोशिश की या मेरी बीवी को ये सच याद दिलाने की हिम्मत की, तो कल सुबह तक इस खानदान का नामो निशान मिट चुका होगा। मेहर कांपने लगी और वकील सिर झुकाकर खड़े हो गए। अयान ने वापस काजी साहब की तरफ देखा, जो खौफ से कांप रहे थे। निकाहनामा आगे बढ़ाइए। काजी साहब कांपते हुए पढ़ने लगे। अयान ने इरा का रोता हुआ चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछे। रो लो मेरी जान, अयान ने अपनी उसी भारी और नशीली आवाज में कहा। उनके होंठ इरा के माथे पर टिके थे। आज तुम जितना चाहो रो लो, लेकिन जब ये आंसू सूख जाएंगे तो तुम्हें एहसास होगा कि इस दुनिया में तुम्हारा एक ही ठिकाना है, और वो हूं मैं। अब बोलो, कबूल है? इरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी रूह,
उसकी रूह उस शैतान की कैद में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। उसने कांपती हुई, टूटी हुई आवाज में कहा, कबूल है। अयान के चेहरे पर एक खौफनाक लेकिन बेहद सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने इरा के माथे को चूमा। शुक्रिया, मेरी बीवी, अयान ने फुसफुसाया। अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो।